हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी क्षितिज भाग 1 से। एक चैप्टर हम पढ़ रहे थे, मेरी बचपन के दिन। महादेवी ब्रह्मा जी ने लिखा है। इस चैप्टर के माध्यम से उन्होंने अपने बचपन की स्मृतियों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। साथ में महिलाओं के प्रति उस समय जो है समाज में क्या रवैया था, इसके बारे में भी हमें बताया। तो यहाँ इन्होंने बताया कि उनके बचपन का जो स्मृतियां हैं उनमें क्या क्या उनके साथ घटित हुआ, कैसा उनका बिहेव, समाज का उनके प्रति क्या रुझान था, साथ में उन्होंने कहाँ पढ़ा, ये सभी बातें हमें बताती हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया उन्होंने कि बचपन की स्मृतियां एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज दिया जाता था। तो यहाँ लेखिका ने बताया कि उस समय का जो दौर था, उस समय लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। लेकिन इनके परिवार में जो है 200 वर्ष तक लगभग जो है कोई भी किसी भी बेटी ने जन्म नहीं लिया था। तो इनके जो बाबा थे यानी इनके दादाजी, वो जो है दुर्गा माता के भक्त थे, बड़ी पूजा पाठ करते थे। और जब इनका जन्म हुआ तो बड़ी खातिरदारी की गई। ठीक है, वो चाहते थे कि उनकी जो पोती है वो जो है विदुषी बने यानी विद्वान बने। तो अब इनके परिवार का माहौल कैसा था, ये सब यहाँ पर इन्होंने बताया है। फिर मेरे बाबा ने, कहते हैं, उनके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे सब कुछ सहन नहीं करना पड़ा। वो सब कुछ सहन नहीं करना पड़ा जो समाज की अन्य लड़कियों को सहन करना पड़ता था। ठीक है, कहती हैं आगे, उन्होंने बताया कि अन्य लड़कियों को जो सहन करना पड़ता है वो मुझे नहीं सहना पड़ा। उनके परिवार में उनके जो बाबा थे वो फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी, हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। आगे उन्होंने बताया कि उनकी माता जी जबलपुर से आई थी, तब वे अपने साथ हिंदी लाई थी। वे पूजा पाठ भी करती थी और पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते, इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार जो है ऊंचा था, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तो लेखिका ने बताया कि इनके जो बाबा थे, क्योंकि वो फारसी और उर्दू जानते थे, तो वो ये चाहते थे कि महादेवी जो लेखिका हैं वो भी फारसी और उर्दू जो है सीखे। लेकिन कहती हैं जब मौलवी साहब इनके घर आए तो ये चारपाई के नीचे छुप गई थी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी। तो अब ये जो है बताती हैं कि उनकी माता जी जो है थोड़ी बहुत संस्कृत में श्लोक गाया करती थी, मीरा के पद गाया करती थी। मैं भी पूजा में बैठती थी। लेकिन जब पंडित जी आए तो इन्होंने भी जो है थोड़ी बहुत संस्कृत सीख ली थी और संस्कृत सुनती थी। उनके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में उनको रख दिया गया, लेकिन मिशन स्कूल का वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहां जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रास्ट बैक्ट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में मुझे जो है वहां पर भर्ती कराया गया। यहाँ का वातावरण अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी और ईसाई। तो वहाँ जो जिस कॉलेज में इनको 5वीं कक्षा में इनका दाखिला कराया गया, वहां पर जो है हिंदू और ईसाई लड़कियां साथ साथ रहती थी। हम लोग एक ही मेस में जो है खाना खाते थे। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली साथी उनकी सुभद्रा कुमारी मिली 7वें दर्जे में, यानी कि इनसे 2 वर्ष जो है 2 क्लास ये ऊपर पढ़ती थी, 2 वर्ष बड़ी थी इनसे, मुझसे 2 साल सीनियर। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से ही तुक मिलाया करती थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बने बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी। अब लेखिका ने बताया कि जब इन्होंने इस कॉलेज में, जहाँ पर इनकी आगे की पढ़ाई हुई, दाखिला लिया, तो वहां पर जो है ये जो है
एक हॉस्टल में रहती थी और वहां पर जो है एक कमरे में 4-4 लड़कियां साथ में रहती थी। इनकी जो साथिन थी पहली, वो सुभद्रा कुमारी थी, जो कि 7वीं क्लास में पढ़ती थी, यानी कि इनसे 2 क्लास वो सीनियर थी। अब क्योंकि वो जो है कविताएं लिखती थी, पहले ये ब्रज भाषा में लिखती थी। कौन? लेखिका महादेवी ब्रह्मा जी। क्योंकि इनकी माता जी मीरा के पद गाती थी, मीरा के पद में ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, तो उन्हीं को जो है वो उन्हीं में लिखती थी। लेकिन जब यहाँ आई सुभद्रा कुमार की कविताओं को सुन करके, सुभद्रा कुमारी की जो कविताएं हैं उनको सुन करके, उनको देख करके वो खड़ी बोली में लिखने लगी। तो कहती है, अब आगे देखिए, वो छिपा छिपा करके लिखती थी। कौन? लेखिका। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा। उसमें से तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने मेरा एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ में मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखाई, ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। अब ऐसे जो है यहाँ पर लेखिका और सुभद्रा कुमारी दोनों की मित्रता हो गई। राष्ट्रवेट में एक पेड़ की डाल के नीचे थी, जो एक पेड़ है उसकी डाल जो है नीचे की तरफ थी, उस डाल पर हम दोनों बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती तो हम दोनों जो है तुक मिलाते थे, कविताएं लिखा करते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे, अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उसमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार था। सन 1917 में यहाँ आई थी मैं। उनके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हुआ और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे और राष्ट्रवेट के से जो है मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी वहां पर हरिऔध जी अध्यक्ष होते, कभी श्रीधर पाठक होते, कभी रत्नाकर जी होते, तो कभी कोई होता। अब कब हमारा नाम पुकारा जाए, बेचैनी से हम सुनते रहते थे। हमको प्राय प्रथम जो है, अब कहती है मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक जो है नहीं मिले होंगे उसमें। एक बार की घटना याद आती है। एक कविता में मुझे चांदी का कटोरा मिला और बड़ा ही नक्काशीदार सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं आई थी, ठीक है, यानी उस कवि सम्मेलन में सुभद्रा उस दिन नहीं गई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो मिला, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको कटोरे में खिलाओ। उसी दिन आनंद भवन में बाबू जो है, उसी बीच जो है क्या हुआ, वहां आनंद भवन में बाबूजी आए, महात्मा गांधी। हम लोग तब अपनी जेब खर्च से हमेशा एक एक 2-2 आने देश के लिए बचाते थे। अब यहाँ लेखिका कहती हैं कि उस दिन जो है, उसी बीच जब इनको चांदी का कटोरा मिला तो उसी बीच वहां पर आनंद भवन में महात्मा गांधी जी आए। तो कहती हैं हम जो है अपने जेब खर्च से एक एक 2-2 आने बचा करके देश के लिए बचाते थे, और जब बाबू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस समय जब बाबू के पास में गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकालकर बाबू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला। कहने लगे, अच्छा तो मुझको दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है, यह कविता सुनाने को, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। अब लेखिका ने क्या कहा, जहाँ महादेवी ब्रह्मा जी कह रही हैं कि मुझे इस बात का दुख नहीं हुआ कि बाबूजी ने कटोरा ले लिया, मुझे दुख इस बात का हुआ कि बाबूजी ने पलटकर ये नहीं कहा कि कौन सी कविता पर तुम्हें ये कटोरा मिला और वो कविता क्या थी, वो कविता सुनाओ, ऐसा नहीं कहा। इस बात का उन्हें दुख था, ठीक है। तो कहती हैं मुझे जो है इसी बात का दुख था, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ। तो सुभद्रा ने उनसे कहा कि चाहे तुम्हारी कटोरी चली गई, लेकिन तुम्हें खीर तो खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पुरस्कार तो मिला ही था, चाहे फूल के कटोरी में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बाबूजी को दे दिया। अब सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई थी। तो यहाँ तक हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। अब इसको हम थोड़ा सा धीरे पढ़ेंगे। तो सुभद्रा जी अब क्या हुआ, उस छात्रावास को छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की, जिसका नाम क्या था, जेबुनिसा, हमारे कमरे में आकर रही।
वह कोल्हापुर से आई थी। जैबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। अब जो है इनके कमरे में उनकी जूनियर एक लड़की, क्योंकि सुभद्रा जी वहां से चली गई थी, वो छात्रावास छोड़ करके चली गई थी। अब इस लड़की को जो है ये कहाँ से आई थी, कोल्हापुर से आई थी। अब इसको जो है शॉर्ट में वो क्या कहते थे, जैबुन। जैबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क जो है साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। यानी अब वो जूनियर थी तो वो जो है महादेवी का थोड़ा सा काम कर देती थी। आगे कहा, जैबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। तो वो मराठी थी तो कुछ मिली जुली जो है हिंदी वो बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी, क्योंकि साथ में रहे तो अब जो है कहती हैं कि मैं भी उससे जो है कुछ कुछ मराठी सीखने लग गई। वहां एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जैबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रह जाता। वाह देसी कौवा, मराठी बोली। जैबुन कहती, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। जैबुन मराठी महिलाओं की तरफ से किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। ठीक है। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की आती थी तो वे बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतरा नहीं आता था, कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी थे, तो देखिए जो जहाँ के थे वो वहां की बोली बोलते थे आपस में। तो कोई ऐसा जो है बॉन्डिंग नहीं था कि आप हिंदी में ही, अब कहते हैं हम वहां पर पढ़ते हिंदी में थी। ठीक है। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। तो अब वहाँ का वातावरण कैसा था, जिस हॉस्टल में वो रहती थी तो वहाँ के उस समय की जो है वो बात कहती हैं कि जो लड़कियां जहाँ से आती थी वो अपनी भाषा में वहाँ बात कर सकती थी, हालांकि वो हिंदी और उर्दू पढ़ती थी। ठीक है। हम अपनी भाषा में ही बोलती थी, आपस में जो है हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात है। हम एक मैस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद जो है नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते रहते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। अब उनको जो है यहाँ पर एक और बात अपनी याद आई कि जहाँ वो रहते थे वहाँ पर जो है जवारा के एक नवाब भी रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी, वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी जो है कंपाउंड में हम लोग भी रहते थे। अब जो है जहाँ वो, ये तो इनकी हॉस्टल की बात हुई अभी तक। अब कहती हैं जहाँ वो रहते थे, ठीक है, तो वहां पर एक जवारा के नवाब रहते थे, उनकी नवाबी छिन चुकी थी। अब बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग भी रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो। अब उनकी जो बेगम थी वो क्या कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। तो अब वो जो है लेखिका और उनके जो भाई बहन हैं वो जो है उनको ताई साहिबा और उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। और उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी। अब देखो ये जो ताई साहिबा हैं वो क्या कहती थी कि हमारे बेटे को तुम राखी बांधो। ठीक है। बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको जो है पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। हम लोग जाते थे और हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह जो है मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। फिर हमारा जो है छोटा भाई हुआ, वहां तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी।
कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाचा चाची नहीं होती हैं तो वो अपनी माँ के कपड़े पहनती हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम जो है मनमोहन रखती हूँ। तो अब जो है उन्होंने ही लेखिका के भाई का नाम भी रखा, क्या रखा, मनमोहन, क्योंकि वो बड़ा ही सुंदर था, मन को मोहने वाला, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, मनमोहन। आगे लेखिका बताती हैं, वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। अब अपने भाई के बारे में बताती हैं कि आगे जाकर यही जो छोटा सा बच्चा है, ये वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर ये जम्मू यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने रखा। अब उनका नाम जो है कई बार छोटा उनका प्यार से कुछ और नाम रखा जाता है, घर में सबके निकनेम होते हैं, तो स्कूल में कोई और नाम रखा जाता है, लेकिन लेखिका बताती हैं कि उनके भाई का वही नाम रखा गया, वो नाम फिर परिवर्तित नहीं हुआ, ठीक है, जो उनकी ताई साहिबा ने रख दिया था। उसके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी, यूं अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था, आज वह सपना खो गया है, यानी कि इतना जो है उनमें प्यार था, ठीक है। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। अब जो है लेखक ने यहाँ पर अपने शब्दों को उन्होंने विराम दिया है और अपनी स्मृतियों को यहाँ पर हमारे सामने ये जो बताया है कि कैसा उनका बचपन रहा, कैसे वो कहाँ कहाँ वो पढ़ी हैं, किस हॉस्टल में वो पढ़ती थी, 5वीं से पहले वो कहाँ पढ़ते थे, ये सारी बातें उन्होंने बताई। और उनके जो जहाँ वो रहती थी वहाँ पर उन्होंने अपनी ताई साहिबा के बारे में भी हमारे सामने ये अपनी स्मृतियाँ प्रस्तुत की हैं, ठीक है। तो ये थे मेरे बचपन के दिन, जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। अब इसी चैप्टर के यहाँ कुछ प्रश्न उत्तर हैं, इनको भी हम करेंगे। चलिए, अभ्यास प्रश्न में आप लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी जो है बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। ऐसा क्यों लेखिका ने कहा कि मुझे वो सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को, उस दौर की जो अन्य लड़कियां थी, जो अन्य लड़कियों को सहन करना पड़ता था, वो लेखिका को नहीं सहन करना पड़ा। तो उस समय की जो लड़कियां हैं उनकी क्या दशा थी, क्या उनको सहना पड़ता होगा। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं, तो उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में क्या परिवर्तन आया है, इन दो प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर आपको देने हैं। तो चलिए इस प्रश्न को लिखिएगा पहले कि मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप यह पता लगाइए उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं। तो देखिए उस समय लड़कियों की जो स्थिति थी वो अत्यंत दयनीय थी। उस समय का समाज पुरुष प्रधान था, पुरुषों को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त था और पुरुषों के सामने नारी को अत्यंत हीन दृष्टि से देखा जाता था। इसका एक कारण समाज में व्याप्त जो दहेज प्रथा थी वो भी थी। इसी कारण से लड़कियों के जन्म के समय या तो उसे मार दिया जाता था या तो उन्हें बंद कमरे की 4 दीवारी के अंदर जो है कैद करके रखा जाता था। शिक्षा को पाने का अधिकार भी केवल लड़कों को ही था। कुछ उच्च वर्ग की लड़कियां ही शिक्षित थी, परंतु उनकी संख्या भी गिनी चुनी थी। ऐसी लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, ठीक है। तो उन गिनी चुनी लड़कियों में यहाँ पर लेखिका भी थी, जिनके बाबा ने इनको विदुषी वो बनाना चाहते थे, उनको जो है वो बहुत आगे वो बढ़ाना चाहते थे। तो उस समय की अन्य जो लड़कियां थी उनकी स्थिति दयनीय थी, क्योंकि समाज जो है पुरुष प्रधान था, पुरुषों को समाज में ऊंचा दर्जा प्राप्त होता था, पुरुषों के सामने नारी को अत्यंत हीन दृष्टि से देखा जाता था। और इसका जो है एक कारण ये है दहेज प्रथा, ठीक है।
तो दहेज प्रथा भी जो है इसका एक कारण था। इस कारण जो है लड़कियों को या तो जन्म के समय ही मार दिया जाता था, ठीक है, या फिर उन्हें बंद कमरे की चार दीवारी के अंदर बंद करके रखा जाता था। शिक्षा को पाने का अधिकार भी जो है केवल लड़कों को ही था, और कुछ उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो ही जो है अपनी बेटियों को पढ़ाते थे, ठीक है, अपनी शिक्षा, उनकी जो है शिक्षा की व्यवस्था करते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि वो भी बहुत गिने चुने ही थे, कुछ ही लोग थे, ठीक है। चलिए प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चलिए, आज के समाज में जो लड़कियों की स्थिति है वो क्या हो गई है? तो आज लड़कियों के जन्म के संबंध में स्थितियां थोड़ी बदली है। आज शिक्षा के माध्यम से भी लोग सजग हो रहे हैं। लड़का लड़की का अंतर धीरे धीरे जो है वो हो रहा है कम, ठीक है। आज लड़कियों को लड़कों की तरफ जो है की तरह ही पढ़ाया लिखाया जा रहा है, परंतु लड़कियों के साथ भेदभाव पूरी तरह से समाप्त अभी भी नहीं हुआ है। आज फिर से जो है भ्रूण हत्याएं हो रही है, इसलिए सरकार कड़े कानून भी इसके लिए बनाती है, लेकिन फिर भी लोग जो है इसका जो है पूरी तरह से जो है इसको अपना नहीं रहे हैं। समाज जो है कानून तो अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन चोरी छिपे फिर से लोग ये जो है कृत्य कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो स्थिति है वो थोड़ी सी इसमें बदलाव तो हुआ है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जो है अभी भी स्त्रियों को, लड़कियों को जो है पढ़ाने के लिए आगे जो है नहीं भेजा जाता है। अभी भी जो है वो स्थितियां जो दूरस्थ क्षेत्र है, ठीक है। और देखो वो जो दूरस्थ, जिनकी सोच, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सोच चलती है, वो चाहे कहीं भी चले जाए, वो अपनी सोच को जो है वो चाहे कितने ही विकसित इलाके में चले जाएं, वो अपना घर कहीं भी बना लें, लेकिन उनकी जो सोच है वो वहां जाकर भी वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो अब जो है थोड़ा सा परिवर्तन तो समाज में आया है, लेकिन उतना जो है पूरी तरह से ये चीज जो है खत्म नहीं हुआ है। अभी भी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, ठीक है, और अभी भी भेदभाव चलते हैं कहीं कहीं, ठीक है। तो इसमें अभी और सुधार करने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 2, लेखिका उर्दू और फारसी क्यों नहीं सीख पाई? लेखिका उर्दू और फारसी क्यों नहीं सीख पाई? लेखिका के जो बाबा जी थे, यानी उनके जो दादाजी थे, वो चाहते थे, क्योंकि वो उर्दू और फारसी जानते थे, और वो चाहते थे कि लेखिका भी उर्दू और फारसी जाने, लेकिन वो नहीं सीख पाई, उन्होंने नहीं सीखा। ऐसा क्यों है? ठीक है। तो लेखिका को बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए मौलवी रखा गया, परंतु उनकी उसमें रुचि न होने के कारण वो उसे नहीं सीख पाई। उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी फारसी और उर्दू में, इसलिए वो उर्दू और फारसी नहीं सीख पाई, ठीक है। चलिए तो उत्तर लिखेंगे। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो इस चैप्टर में लेखिका ने अपनी माँ के किस व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो लेखिका की माता अच्छे संस्कार वाली महिला थी, वे धार्मिक स्वभाव की महिला थी, साथ में पूजा पाठ किया करती थी, ईश्वर में आस्था रखती थी, सवेरे कृपा निधान, पंथी बन बोले, पद और प्रभाती गाती थी, शाम को वो मीरा के पद गाती थी। वे लिखा भी करती थी। लेखिका ने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन किया है। उन्हें हिंदी तथा संस्कृत का अच्छा ज्ञान था, इसलिए इन दोनों भाषाओं का प्रभाव महादेवी पर भी पड़ा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि लेखिका की माता अच्छे संस्कारों वाली महिला थी, धार्मिक स्वभाव की महिला थी, साथ में पूजा पाठ भी किया करती थी, वे ईश्वर में आस्था रखती थी, और सवेरे कृपा निधान, पंथी बन बोले, पद और प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा के पद वो गाती थी और लिखा भी करती थी। और देखिए लेखिका आपने अपनी माँ के हिंदी प्रेम और लेखन गायन के शौक का वर्णन यहाँ पर किया है, और उसी का जो है लेखिका पर बहुत प्रभाव भी पड़ा है, इसीलिए लेखिका जो है हिंदी में अपनी जो कविताएं हैं वो लिखने लगी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने मेरे बचपन के दिन, ये जो चैप्टर है महादेवी ब्रह्मा जी द्वारा लिखित, इनका जो बचपन की कुछ स्मृतियां हैं इस चैप्टर के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है और बताया है कि उस समाज में महिलाओं के प्रति जो है समाज का क्या रवैया था और आज जो है समाज की क्या स्थिति हो गई, वो सब आपके सामने है। साथ में हमने इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी किए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के प्रश्न हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।